हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक, फेजर रिलेशनशिप ऑफ सर्किट एलिमेंट की। अलग अलग सर्किट में किस तरीके से फेजर रिलेशनशिप होगा। तो अब आपको यहाँ पे फेजर का बहुत प्रॉपर आइडिया होने वाला है कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स को लेके और फिर फेजर बनाएंगे, और बहुत सारी नई क्वांटिटीज के बारे में भी जानने को मिलेगा, लाइक इंपिडेंस क्या होता है, जे कैसे आता है, सब चीजें आपको वन बाय वन मिलेगी। तो इस टॉपिक को मैं कैसे चलाने वाला हूं कि पहले मैं रेजिस्टेंस के बारे में देखूंगा, फिर प्योरली इंडक्टेंस के बारे में देखूंगा, प्योरली कैपेसिटेंस सर्किट को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर इनका मिक्सिंग करेंगे। तो अगर आरएल को मैं कनेक्ट करूं तो सीरीज और पैरेलल दोनों में पॉसिबल है। तो पहले सीरीज आरएल देखेंगे, फिर आरसी, फिर आरएलसी देखेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा सर एलसी क्यों नहीं देख रहे? दैट इज एलसी को बोलते हैं टैंक सर्किट, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, यहां उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा है आपका पैरेलल सर्किट। तो सेम आरएल को हम लोग एक बार सीरीज में, एक बार पैरेलल, फिर आरसी, फिर आरएलसी। तो तीनों को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से 10 सर्किट हम लोग। 10 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आरएलसी में भी अलग अलग 1-2 केसेस है। ठीक है। तो इसके 3 केसेस बनेंगे बेसिकली। तो ये 3 केसेस में भी, 3 केसेस में भी। तो बहुत ही इंजॉय करोगे इस जर्नी को, और जितने इनके डेरिवेशन कराऊंगा वो बहुत ही प्रॉपर, अगर आपने डेरिवेशन कर लिए तो आपका आधा काम एसी एनालिसिस का फिनिश हो जाएगा। आपको फिर न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूमेरिकल में होगा भी क्या, इन्हीं के तो कॉम्बिनेशन रहेंगे, कोई सीरीज को भी पैरेलल, कभी क्या, अलग अलग कॉम्बिनेशंस रहेंगे। तो आपको इनके डेरिवेशन अगर आपने कर लिए, ये डेरिवेशन आपको कॉलेज में भी बहुत काम आने वाले हैं। आगे जाके जब आप कन्वेंशनल पेपर कहीं ना कहीं लिखोगे, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो या यूपीएससी का हो, वहां पर भी कन्वेंशनल अप्रोच का डेरिवेशन करने में काफी काम आएगा। ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ऐसा डेरिवेशन, कोई भर भर के बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं, छोटे छोटे डेरिवेशन है। बस उस छोटे छोटे डेरिवेशन में एनालिटिकल जो चीजें लग रही है उनके ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस से। तो ये रहा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर हम लोगों ने एक सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगा है वी ऑफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। प्लस माइनस का डायरेक्शन मैंने शो कर रखा है कि किस साइड से करंट जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं कि यहां पे अगर करंट इस तरीके से फ्लो होता आई ऑफ टी, तो यही वोल्टेज यहां पे अप्लाई हो जाएगा, यही वोल्टेज यहां पे अप्लाई हो जाएगा इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस वी ऑफ टी। और अगर मुझे यहाँ पे करंट निकालना है तो करंट ओम्स लॉ के हिसाब से करंट क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। और वी ऑफ टी क्या है आपका? वी ऑफ टी है वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि आई ऑफ टी इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी। और पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस तो बेचारा क्या है, किसी में भी लगा लो, है ना। तो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है, तो असल में ये करंट है। और कौन सा करंट है? पीक करंट है, मतलब मैक्सिमम करंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको? आई एम साइन ओमेगा टी भी बोल सकता हूं। ठीक है। तो यहां से मुझे बेसिकली 2 इक्वेशन नजर आ रही है। कौन कौन सी इक्वेशन? 2 इक्वेशन कौन सी नजर आ रही है? पहली इक्वेशन वोल्टेज की, है ना, वोल्टेज अक्रॉस, यही वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस यही वोल्टेज रहेगा। और करंट कौन सा रहेगा? ये करंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मुझे फेजर बनाना है तो इन दोनों को मुझे लेना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन 1 को अगर मैं लिखूं, इक्वेशन 1 को रीराइट करके लिखूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वोल्टेज V इक्वल टू, है ना, कुछ मैग्नीट्यूड होगा Vm बाय √2 RMS, है ना। इंस्टेंटेनियस से मैं काय में चेंज कर रहा हूं इसको, पोलर फॉर्म में, फेजर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, Vm बाय √2 एंगल। अब देखिए दोनों में क्या है आपका, साइन है, तो मैं रेफरेंस साइन को ही ले लेता हूं। साइन को रेफरेंस ले लूंगा तो 0 डिग्री। और अगर मैं करंट की बात करूं, आई करंट, फेजर में हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं, और इंस्टेंटेनियस केस में क्या यूज करते हैं हम लोग, स्मॉल, है ना। आई एम बाय √2 एंगल 0 डिग्री। ठीक है। क्योंकि ये भी हमारा साइन है, दोनों साइन में, तो दोनों का एंगल वो कर लिया हम लोगों ने। अब दोनों का अगर फेजर बनाएं तो इसका मतलब है कि दोनों का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर वोल्टेज इस तरीके 0 डिग्री, मतलब ये रेफरेंस होता है ना, ये वाली रेफरेंस लाइन हमारी 0 डिग्री की होती है। चलो फिर बता देता हूं एक बार, है ना, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, देखो ये रेफरेंस लाइन क्या है, 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन है। तो ये वोल्टेज भी क्या है, 0 है, करंट भी 0। इसका मतलब ये वोल्टेज भी इसी एक्सिस पे रहेगा, वोल्टेज V, और करंट I थोड़े से दूसरे कलर से बना देता हूं, करंट I भी क्या रहेगा, सेम फेज में रहेगा।
हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट वो दोनों क्या रहेंगे, एक ही फेज में रहेंगे, एक ही फेज में रहेंगे। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, V and I आर इन सेम फेज, सेम फेज। ठीक है, समझ में आया। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या प्रूफ करना चाहते हो? मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि जब भी कभी, आज के बाद जब भी कभी एसी एनालिसिस में अगर मैंने ग्राफ आपको दे दिया, थोड़ी देर के लिए मैं इधर हटा दो, थोड़ी देर के लिए मैं आया आपके पास और बोला कि बताइए मुझे ये वोल्टेज और ये करंट है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ये फेजर तो रेजिस्टेंस का है, सर्किट में मतलब रेजिस्टेंस है। तो आपने बिना मैथमेटिक्स अप्लाई करे जस्ट दो लाइन देखी, एक तरह का ग्राफ देखा, एक तरह का फेजर देखा और उसको देखते से ही बोल दिया कि सर ये रेजिस्टेंस है, सर ये रेजिस्टेंस है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस और दैट इज द मैजिक ऑफ फेजर। कि फेजर का यही ब्यूटी है कि आपको फेजर देखते से ही पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो जस्ट ये तो पहला अभी देखा है हमने, उसमें इतना मजा आ रहा है, अभी आगे देखोगे तो और मजा आएगा। तो इसका मतलब है कि आज से हमने देखा कि जब भी रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट का फेजर एक ही फेज में बनेगा। अब वो चाहे फेज कोई सा, अभी तो 0 डिग्री पे था, दोनों 0 डिग्री पे था, अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि दोनों एक ही फेज में रहेगा। अभी सिर्फ रेजिस्टेंस था, इस वजह से 0 है, अगर कुछ और सर्किट होता तो फिर अलग बनता। मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होना चाहिए इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस के फेजर को। ठीक है, चलो, तो ये छोटी सी कहानी थी रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट इंडक्टेंस की कहानी पे चलते हैं। इंडक्टेंस है, यहां पे इंडक्टेंस बनाया, एक मैंने यहां पे वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स ले लिया और करंट सोर्स में आई ऑफ टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी ले लिया। ठीक है, और अब इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं जानता हूं आपका क्वेश्चन होगा, कुछ ना कुछ डाउट होगा कि सर आपने करंट क्यों लिया, यहाँ पे साइन की जगह कॉस क्यों नहीं लिया। अभी बताता हूं, उसका रीजन भी बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पे ये करंट जाएगा, करंट जाएगा, करंट सोर्स लगा तो एक ही करंट फ्लो करेगा। अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज देखूं कि VL, इंडक्टर के अक्रॉस है तो VL कर दिया मैंने, VL ऑफ टी वोल्टेज क्या होगा। तो हमें पता है इंडक्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड आउट करने की बारी आएगी तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूं कि इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखेंगे, VL ऑफ टी इक्वल टू L DI बाई dt, उसके अक्रॉस जो करंट, उसके थ्रू जो करंट जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो और इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, V इक्वल टू L DI बाई dt। यह फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बेसिक चीजों में बता चुका हूं। ठीक है, अब करंट क्या है, यहाँ पे करंट है आई एम साइन ओमेगा टी, है ना, यही करंट यहां पे फ्लो करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि VL ऑफ टी इक्वल टू L डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में, है ना, आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब देखिए डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में होता तो ये देखिए यहां तो आई एम तो क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बट साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। बट यहां पर अगर ओमेगा है तो आपको ओमेगा बाहर लेके मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में होता तो ओमेगा को बाहर नहीं लाते, बट dt के रिस्पेक्ट में इस वजह से ओमेगा को बाहर लाना पड़ेगा हमें। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां पे L आई एम ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। और इतने वाले चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब है कि VL ऑफ टी इक्वल टू, इसको मैंने IM बना लिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, IM, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है। करंट, किसी इंडक्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज दोनों आ गए। इसको मैं और बहुत खूबसूरती से इधर की साइड में लिख सकता हूं, है ना, वापस रिपीट कर देते हैं। तो यहां पे करंट कितना है, करंट है आपका IM साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये आपका नॉट IM, VM हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने IM क्यों कर दिया, VM, क्योंकि वोल्टेज लिख रहे हैं तो वोल्टेज का VM हो जाएगा ना, ये VM नॉट IM, VM, है ना, VM। तो ये कितना हो जाएगा, VM कॉस ओमेगा। ठीक है,
तो इस इंडक्टर एलिमेंट, ये एलिमेंट है इंडक्टर, इंडक्टेंस जो भी बोलना चाहा, इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों की एक्सप्रेशन है मेरे पास इंस्टेंटेनियस फॉर्म में। अब हमें बनाना है फेजर। अब फेजर अगर बनाए हम लोग तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं लिखूं, अब देखो साइन और कॉस दोनों है, तो मुझे रेफरेंस किसको रखना चाहिए, साइन और कॉस दोनों है तो कॉस को रेफरेंस रखें। तो ये कॉस को मैं रेफरेंस रखता हूं अगर, तो Vm/√2 और एंगल क्या है 0 डिग्री, क्योंकि कॉस के आगे कुछ भी नहीं है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव तो 0 है, 0। कॉस रेफरेंस है तो मैं साइन को क्या रखूंगा Im/√2, ये तो आरएमएस में कर लिया, 5 - 90, 5 कितना है 0, 0 - 90 तो -90 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे फेजर फॉर्म हो गए। तो फेजर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि फेजर फॉर्म में करंट I क्या कन्वर्ट हो गया मेरा, Im/√2 एंगल -90 डिग्री, 5 - 90 लिखा, और वोल्टेज क्या हो गया Vm/√2 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, मजा आया, ये सारी चीजें आ गई। अब अगर हमें फेजर बनाना है, अब हमें क्या बनाना है, फेजर बनाना है, तो अब 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो आपको पता है कि 0 डिग्री तो मैंने अभी रेफरेंस लाइन बनाई थी आपके सामने, ये 0 डिग्री थी, ये 0 डिग्री थी। तो इसके हिसाब से हम अगर देखें तो 0 डिग्री पे हमारा क्या है, वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज हमारा क्या हो गया 0 डिग्री पे हो गया, है ना। ये जो वोल्टेज है ये हमारा क्या है हो गया 0 डिग्री पे हो गया, ये वोल्टेज V, वोल्टेज V। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी फेजर में, कि फेजर का जो लेंथ है वो आरएमएस में भी हो सकता है और पीक में भी हो सकता है। देखिए हमें एंगल से मतलब है ना, ये चाहे अगर मैं यहाँ पे आरएमएस में नहीं भी कन्वर्ट करता, आईएम एंगल 90 रखता या वीएम एंगल 0 रखता तो भी हमारा फेजर ड्रॉ होता। तो ये लेंथ क्या कहलाती है उस केस में, वो लेंथ कहलाती है आपकी पीक वैल्यू। बट अभी हमने काय में चेंज किया, आरएमएस में, तो अभी ये लेंथ काय में है, आरएमएस में। तो आरएमएस और पीक दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, अब -90, अब -90 कहां जाता है, -90 जाता है आपका -90 क्लॉकवाइज घूमेंगे तो -90 कहां आ जाएगा, ये आपका -90 करंट। और फेजर का रोटेशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो इसका मतलब क्या है, आप वोल्टेज पे खड़े हैं तो करंट क्या रह जा रहा है, पीछे रह जा रहा है। करंट क्या बोल सकते हैं आप, दो चीजें बोल सकते हैं यहां से आप दो चीजें बोल सकते हैं, है ना। वोल्टेज पे खड़े होकर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, I लेक्स V बाय 90 डिग्री। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज पे खड़े हैं तो पीछे करंट, पीछे कौन है, एंटी क्लॉकवाइज वाले रेफरेंस में पीछे कौन है, करंट पीछे है, तो I लेक्स V बाय 90 डिग्री। और कोई अगर करंट पे बैठा है तो देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कहां है, आगे दिख रहा है हमारा वोल्टेज, तो हम क्या बोल सकते हैं, V लीड्स I बाय 90 डिग्री। दोनों ही बोलने के तरीके सही है। तो अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे कि हमारा रेफरेंस हमेशा वोल्टेज है अगर 0 डिग्री पे, तो हमेशा करंट को हम लोग लेग के उसमें बोलेंगे। मतलब ज्यादातर केसेस में हम लोग ये वाली लैंग्वेज ज्यादा यूज करेंगे, बट ये भी इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में हम क्या बोलेंगे कि करंट आपका क्या करेगा, लेग करेगा। अच्छा, ये फेजर को थोड़ा सा अगर मैं ऐसे घुमा दूं थोड़ी देर के लिए, है ना, इसको घुमा के ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, इसको अगर मैं घुमा दूं तो यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो ये ऐसे भी तो लिख सकते, इसको अगर मैं घुमा दूं तो करंट यहां पे आ जाए, वोल्टेज यहां पे आ जाए, तब भी तो काय का है, तब भी तो फेजर आपका क्या कहलाएगा, इंडक्टर का ही फेजर कहलाएगा। क्योंकि करंट अभी भी क्या है आपका, लेग कर रहा है, वोल्टेज आगे करंट पीछे है, करंट पीछे होना चाहिए, तो ये भी इंडक्टेंस शो कर रहा है, ये भी इंडक्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब अब जब भी कभी मुझे इस तरीके का ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ मुझे इस तरीके का ग्राफ शो होगा कि जहां पे मेरा करंट पीछे और वोल्टेज आगे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर देखूं मैं, तो हमारा करंट पीछे है और वोल्टेज अगर आगे है, तो वो फेजर किसके कहलाते हैं, प्योरली इंडक्टेंस के फेजर कहलाते हैं। तो ये देखते से ही आप पहचान जाएंगे कि ये तो इंडक्टेंस है, ये तो क्या है, इंडक्टेंस है। समझ में आ गया। तो दोनों पॉसिबल केसेस मैंने बता दिए। अब रोटेट ऐसे भी करना चाहो तो और भी बहुत सारे बना सकते हो, बट मुद्दा यह है कि करंट आपका पीछे होना चाहिए और वोल्टेज क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए। बोलने के तरीके दोनों ही हैं, 90 डिग्री का दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन था कि सर आपने ये साइन क्यों ले लिया, कॉस ले लो। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे ऑफलाइन में कि सर आपने कॉस क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा आसान हो जाए। अगर मान लो मैं कॉस लेता, है ना, कॉस से भी आंसर डिफर नहीं करता, आंसर सेम आता, कॉस आता तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता।
उस माइनस को वापस मुझे बैलेंस करना पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, उसको निगेटिव नहीं लेना है, तो उसको उस माइनस को वापस मुझे चेंज करना पड़ता, तो मैं पहुंच तो वहीं जाता ना। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने डायरेक्टली साइन ले लिया, मुझे पता था कि आगे जाके डिफरेंशिएशन होना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा। अभी जब मैं कैपेसिटेंस करूंगा तो वहां मैं कॉस ले लूंगा ताकि मुझे इंटीग्रेशन करने में आसानी हो, है ना। तो ये सिर्फ डेरिवेशन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए, अदरवाइज आप कुछ भी क्वांटिटी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स से करेक्ट अप्रोच से जाओगे तो सब कुछ सही आएगा, ठीक है। अब चलते एक नई क्वांटिटी की तरफ, दैट इज इंपीडेंस, ठीक है। किसकी तरफ चलते हैं हम लोग? इंपीडेंस की तरफ। इंपीडेंस क्या है? इंपीडेंस थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको। इंपीडेंस, इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं हम लोग Z से। आप पहली बार सुनेंगे इंपीडेंस Z। Z क्या होता है? इंपीडेंस होता है हमारे सर्किट के हिसाब से। और ये असल में क्या होता है? इसकी जो ये होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट का रेशो। इट इज द रेशो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब आप बोलोगे सर यही तो रेजिस्टेंस है। हाँ मेरे दोस्त, डीसी के अंदर यही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है और एसी के अंदर यही हमारा इंपीडेंस कहलाता है। तो क्या सर यूनिट भी सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। इसकी यूनिट भी क्या रहेगी? ओमिक यूनिट ही रहेगी। यूनिट भी क्या रहेगी? ओमिक रहेगी, ठीक है। तो इंपीडेंस इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट, जस्ट लाइक जैसे हमारा डीसी में था हमारा रेजिस्टेंस था सिर्फ यहां पे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे इंपीडेंस अगर लिखेंगे हम लोग, आगे चले इसको लिखने में, तो इंपीडेंस वोल्टेज कितना है? अब वोल्टेज देखो क्या, तो वोल्टेज देखो Vm बाय रूट टू, Vm बाय रूट टू एंगल 0 डिवाइडेड बाय Im बाय रूट टू एंगल माइनस 90, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो रूट टू कैंसिल हो गए हमारे, तो यहां पे क्या हुआ? Vm डिवाइडेड बाय Im, और ये 90 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस 90। यहां तक हो गया। उसके बाद आप देखें, उसके बाद देखिए अब Vm क्या चीज है? Vm हम लोग अगर देखें तो हमने देखो इस डेरिवेशन में क्या है, ये Vm था हमारा, मतलब हम लोग अगर देखें तो यहां पे Vm असल में है क्या? Vm है हमारा L/Im ओमेगा, ये है हमारा Vm। तो Vm की, इसी को Vm एज्यूम किया था ना हमने, तो वापस रख देते Vm की जगह Vm, तो L/Im ओमेगा, L/Im, इस Vm की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? L/Im ओमेगा डिवाइडेड बाय Im एंगल प्लस 90 डिग्री, और Z इक्वल टू Im कैंसिल हो जाएंगे हमारे, Im कैंसिल, तब क्या बचा? ओमेगा L एंगल प्लस 90 डिग्री। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, अब समझिएगा यहां पर दो चीजें हुई है कि हम लोगों ने 1 एंगल प्लस 90 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा? एक ऑपरेटर दूंगा जिसको बोलते हैं जे ऑपरेटर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जे ऑपरेटर, है ना। कोई आयोटा भी बोलता है, आई ऑपरेटर भी बोलता है, बट हमारे नेटवर्क वगैरह में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जे से सिंबल करते हैं। हो सकता है आपके 11th-12th के टाइम पे इसको आई से सिंबल करते हो। और यहां पे जो ओमेगा एल है उसको हम बोलेंगे एक्सेल, दैट इज एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंस, और बहुत प्रिसाइसली अगर बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो असल में ये अगर मैं देखूं तो Z क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा आपका, इसको J ले लें तो J एक्सेल इज द इंपीडेंस, है ना, इज द इंपीडेंस, क्योंकि इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस को अगर मुझे ओमिक वैल्यू, और इसकी यूनिट क्या है? ओमिक, इसकी यूनिट क्या है? ओमिक वैल्यू, इसकी यूनिट क्या है? ओमिक, ओम, है ना। तो इसका मतलब आज से आप इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, जब भी कभी आपको इंडक्टेंस, किसी एक इंडक्टेंस को ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? उसको लिखेंगे आप जे एक्सेल। क्या लिखेंगे? जे एक्सेल। एक्सेल क्या लिखेंगे? ओमेगा एल,
ओमेगा अगर गिवन है क्वेश्चन में तो लिख देना, इंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर देना, तो आपका ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्किट सॉल्व करने के लिए बार बार इंडक्टेंस को हमें ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब बात करते हैं पावर की, कि एवरेज पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा, इनके ऊपर भी हम लोग अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर लिखेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करेंगे ओवर दी वन टाइम पीरियड, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा करंट और वोल्टेज क्या है, करंट ये है और वोल्टेज ये है हमारा। ठीक है, अब पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, फटाफट निकाल देते हैं। दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो P ऑफ टी इक्वल टू V ऑफ टी इंटू I ऑफ टी, और यहां पर आ जाएगा, एक साइन में है कॉस में है, तो डायरेक्टली मैं कर देता हूं VM IM साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यही बनेगा। एक साइन में एक कॉस में है, देखिए एक साइन में है एक कॉस में है, तो इस तरीके से ही बनेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बट इससे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, VM IM बाई 2, और ये 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। तो दैट इज अवर इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं, एवरेज पावर की, तो ये बन जाएगा मेरा एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर जिसको हम आगे चल के और एक्टिव पावर भी बोलेंगे, है ना। आगे चल के मैं इसी को एक्टिव पावर भी बोलूंगा, एक्टिव पावर भी इसी को बोलूंगा मैं। ठीक है, एवरेज पावर को ही एक्टिव पावर बोलेंगे आगे चल के, पावर सिस्टम में, मशीन में, जब पावर रिलेशन भी बताऊंगा तब भी बताऊंगा, है ना इस चीज को। चलो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हम लोग देखें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो P एवरेज इक्वल टू टाइम पीरियड 1/2 पाई और 0 से 2 पाई और VM IM बाई 2, VM IM बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, तो ये बनेगा कॉस और डी ओमेगा टी। ठीक है, कॉस बनेगा, कॉस में 0 और 2 पाई दोनों रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बहुत स्पेशल केस है कि किसी इंडक्टर में एवरेज पावर क्या होता है, प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर 0 होता है। किसी प्योर इंडक्टर में क्या होता है, एवरेज पावर 0 होता है। तो सर आपने तो बोला था कि आपके घर में जो मीटर है वो एवरेज पावर ही कैलकुलेट करता है, तो अगर हम घोर तपस्या करके भगवान से इंडक्टर मांग ले और किसी तरीके से बल्ब जला ले हमारे घर में, तो बिजली का बिल आएगा ही नहीं, क्योंकि एवरेज पावर तो 0 होता है, बिल्कुल नहीं आएगा। बट फिर दिक्कत किससे होगी, एवरेज पावर से। आप भी खुश, तो बिजली कंपनी को क्या लग रहा होगा, मतलब उनको घाटा क्या पड़ रहा होगा, एवरेज पावर 0 होने के बावजूद आप चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो और आपका बिजली का बिल भी नहीं आ रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये स्टोरी सुनाऊंगा जब मैं पावर की बात करूंगा ना, पावर फैक्टर और इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा, तो इस कहानी को मैं समझाऊंगा वहां पे, यहां पे नहीं। ठीक है, तो यहां एक और पावर होता है, जब इस तरीके से तपस्या करके प्योर इंडक्टर आप यूज कर लेते हो तो एवरेज पावर तो 0 है, बट वो दूसरा पावर होता है, दैट इज रिएक्टिव पावर, उसका हाल आप बुरा कर देते हो, है ना। दैट इज रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर ये कंजप्शन में जाता है, और इसके कंजप्शन से क्या होता है, कैसे होता है, ये सब डिटेल वर्जन आगे पढ़ेंगे, यहां पे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरेज पावर को मैं P से सिंबल करता हूं और रिएक्टिव पावर को Q से। ऑलरेडी मशीन पावर जी सेंटर के ऐप पे जाइएगा, मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने ही तीनों कोर आपके पढ़ा है, बहुत डिटेल वर्जन में सारी चीजें पढ़ाई है, और जो लोग पढ़ रहे होंगे मशीन पावर सिस्टम वो रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए रिएक्टिव पावर कैसे करना है, रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसमें जाने वाला पावर, तो इसका मतलब है कि I स्क्वेयर RMS इंटू XL, ओमिक वैल्यू क्या है, XL है। इस तरीके से कर सकते हैं हम, I स्क्वेयर RMS इंटू XL। और अगर मैं इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखूं तो Q इक्वल टू V RMS का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय XL, तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है वोल्ट एम्पेयर, VAR वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, इसकी यूनिट होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वैसे तो 0 है बट यूनिट तो लिख देते हैं 0 वाट, वाट इज द यूनिट ऑफ एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर की
वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। बट अभी मैं पावर अलग से पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल वर्जन में इनकी अभी बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर 0 होता है। अब मुझे एक चीज बताइए सर, इसको थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से अगर एनालाइज करें तो बताइए, थोड़ा सा और डिटेल बता दीजिए इसमें कि असल में हो क्या रहा होगा। भाई एवरेज पावर आपने तो लिख दिया मैथमेटिक्स से, ग्राफिकली क्या हो रहा होगा, कुछ तो लेन देन चल रहा होगा ना। चलिए समझते हैं उसको भी, थोड़ा सा ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं कि असल में चल क्या रहा होगा, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा प्लॉट करें अगर, तो देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे वोल्टेज और करंट। तो हमारे वोल्टेज और करंट क्या थे, हमारे यहाँ पे वोल्टेज था हमारा कॉस में और करंट था साइन में। तो दोनों को प्लॉट करते हैं, तो साइन को प्लॉट करते हैं सबसे पहले हमारा साइन को। तो ये हमारा करंट आई ऑफ टी, करंट आई ऑफ टी। तो ये क्या था, हमारा साइन वर्जन था, ठीक है, ये साइन हो गया। दूसरा है हमारा क्या, वी ऑफ टी। ये हमारा काय में था, कॉस में था। तो ये कॉस का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, और इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का ग्राफ हो गया, ठीक है। येलो वाला कॉस का हो गया। अब पावर क्या होता है, पावर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। पावर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अब पावर की बारी है, तो पावर की बारी है अगर, तो इसको पहले मैं लाइन वगैरह सब बना देता हूं। तो चलिए मैंने डॉटेड लाइन बना दी, और मैं एक, देखिए ये वाले कलर को देखिएगा, जो हम लोगों ने करंट बनाया है, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए देखते हैं, एक साइकिल के लिए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। एक साइकिल यहाँ पे खत्म होगा हमारा, ये पाई, और दैट इज 2 पाई, है ना। यहाँ पे एक टाइम पीरियड के लिए देखते हैं। तो एक टाइम पीरियड में अगर पावर देखेंगे हम लोग, देखिएगा पावर पी ऑफ टी। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीजें। अब देखिए यहां पे कि वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव में है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉजिटिव में पावर बनेगा, पॉजिटिव में पावर बनेगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा वो अभी उसमें नहीं जा रहे, मतलब पॉजिटिव में बनेगा पावर। उसके बाद आप देखिए यहां से लगा के, इस 90 डिग्री से लगा के पाई तक, यहां पे आपका एक पॉजिटिव है, मतलब करंट पॉजिटिव और वोल्टेज क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। फिर अगेन पाई से लगाकर यहां तक आप देखेंगे तो ये वाले दोनों के दोनों क्या है, वोल्टेज और करंट, निगेटिव निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, तो ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगेन यहां पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूरे साइकिल में क्या किया कि हाफ साइकिल में अगर इन दोनों को ऐड कर दे, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, तो इसका मतलब है कि आधे साइकिल में, है ना, ये 1/4 और 1/4 मिला के 1/2, ये भी 1/4 और 1/4 मिला के क्या हो गया, 1/2। तो इसका मतलब ओवर पूरे साइकिल को देखें तो आधे साइकिल में पॉजिटिव पावर रहा और आधे साइकिल में निगेटिव रहा। तो अगर इसका मैं एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव वही निगेटिव, तो एवरेज तो क्या हो जाएगा इसका एवरेज तो निकल के 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इंडक्टर क्या कर रहा है, एक पूरे साइकिल में ले रहा है और वापस दे भी दे रहा है, पॉजिटिव पावर ले रहा है और वापस दे भी रहा है ग्राफिकल तरीके से। तो यही समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर क्या हो गया, एवरेज 0 हो गया। मतलब एक्टिव पावर को एवरेज पावर बोलते हैं, वो हो गया 0, क्योंकि एक साइकिल में ले भी लिया और वापस दे भी दिया, तो एवरेज क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको याद रखना है कि प्योर इंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर जाता है, एवरेज पावर या फिर एक्टिव पावर 0 होता है, जो कि हम लोग ग्राफ से भी देख पा रहे हैं। एक हाफ साइकिल, एक पूरे कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव जितना है उतना ही वापस निगेटिव, मतलब आपके इंडक्टर ने सोर्स से लिया और वापस सेम उसी साइकिल में उसी टाइम पीरियड में वापस दे भी दिया सोर्स को, ठीक है, ले भी लिया और दे भी दिया वापस सोर्स को। पॉजिटिव मतलब लिया और नेगेटिव मतलब वापस दे भी दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट इज द ग्राफिकल तरीका, है ना। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को देखा इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे और उसके बाद कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करेंगे, उसके बाद आगे के डेरिवेशंस करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, रिएक्टिव पावर, सब कुछ देखा। यहाँ पे किस तरीके से इंडक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस में चेंज करते हैं वो भी सब देखा। 1 एंगल 90 डिग्री को जे बोलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो ये जितने भी डेरिवेशन चल रहे हैं सब के सब काम के हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब से न्यूमेरिकल कुछ न कुछ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कैपेसिटेंस के साथ
और उसके बाद ये सिलसिला हमारा चलता जाएगा, एक एक सर्किट को उठाएंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एनालिसिस से ही बहुत सारी चीज़ें आपको काम आ जानी है। इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होता है। और इंडक्टर में करंट किससे लैग करता है, वोल्टेज से। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस सर्किट के एनालिसिस के साथ। ओके, थैंक यू।